Hello everyone, hope you all are well, so let's start the story. अब तक हमने देखा कि रुद्र और अनाया दिल्ली में पहली बार स्टेशन पर मिलते हैं। उसके बाद सीधे एक हफ्ते बाद वो लोग शाम को अक्षरधाम मंदिर में मिलते हैं, वो भी एक स्वीट शॉप पर जहां दोनों हो गुलाब जामुन लेने आए थे। पर अनाया से पहले रुद्र वहां पहुंच गया था और उसने आखिरी के 2 डिब्बे ले लिए थे। वही अनाया उससे उनमें से सब डिब्बा मांगती है तो रुद्र उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जो उसे स्टेशन पर मिली थी और जिसकी वजह से उसे जेल तक जाना पड़ा था। अगर उसका भाई टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं वो पुलिस वाला कब तक उसे मारता। वही अनाया भी उसे पहचान गई थी पर उसने ऐसा बिहाव किया कि वो उसे नहीं जानती। रुद्र भी उसकी बात मान जाता है क्योंकि अनाया की एक्टिंग है ऐसी थी कि अच्छे अच्छों का पानी निकाल दे। वो अनाया को डिब्बा देने ही वाला था कि तभी एक बुजुर्ग कपल वहां आ जाते हैं। उनसे रुद्र को पता चल जाता है कि अनाया ही वो लड़की है जिससे वो रेलवे स्टेशन पर मिला था। इस बात पर उन दोनों का झगड़ा होता है। रुद्र ने कहा कि अगर वो उससे माफी मांग ले तो वो गुलाब जामुन उसे दे सकता है, पर अनाया झुकने को तैयार नहीं थी। रुद्र को पता चल गया था कि गुलाब जामुन अनाया की कमजोरी है, इसलिए वो उसे लालच दे रहा था। अब आगे रुद्र बोला, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। अनाया ने जब उसकी बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, माफी? वो भी तुमसे? बिल्कुल भी नहीं। रुद्र बोला, ठीक है फिर भूल जाओ इसे। अनाया ने अपना मन मसोस लिया पर वो इन्हीं भी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी। रुद्र एक डेविल स्माइल के आर्ट बोला, जब तुम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं भी इसे देने के लिए तैयार नहीं हूँ। अनाया उसे बस घूरती रही। वही रुद्र उसके आंखों के सामने से बाहर निकल गया। वही अनाया का मुंह बन गया। वो उसके पीछे आए चिढ़ाते हुए पैर पटक कर बाहर निकल गई। उसके दोस्त सामने ही खड़े थे। अनाया को खाली हाथ बाहर निकलते देख उन्हें अजीब लगा क्योंकि जब भी अनाया स्वीट शॉप पर जाती तो कम से कम एक डिब्बा तो वो गुलाब जामुन का खरीदती। वो रुद्र और अनाया रोड क्रॉस कर सामने की ओर चले गए। रुद्र आगे था, वही अनाया भागकर अपने दोस्तों के पास चली गई। सिया उस देख बोली, क्या बात है, आज तू मिठाई की दुकान से खाली हाथ निकली? क्या बात है, इतना सुधार किस खुशी में? अनाया जो पहले से ही चिड़ी बैठी थी वो सिया की बात सुन गुस्से में बोली, ये सब उस लड़के की वजह से हुआ है, सब उसकी गलती है। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वो लड़का स्टेशन पर मुझसे टकराया था। उसकी बात किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। अनय उसे रोकते हुए बोला, एक मिनट अनु, किसकी बात कर रही है तू? कौन सा लड़का? कब मिली? कहाँ मिली? उसने एक साथ सारे सवाल कर दिए अनाया से, जिससे अन्य और ज्यादा चिढ़ गई। वो झुंझलाते हुए बोली, यार कितने सवाल करते हो तुम? उसकी बात पर अनय बोला, हाँ तो तू कांदगी ऐसे करती है कि हमारी आत्मा तक शरीर छोड़कर वापस आ जाती है। अनाया अभी कुछ उससे कहती कि तभी मयंक बोला, शांत हो जाओ पहले। फिर वो अनाया की तरफ मुड़ बोला, पहले तू मुझे ये बता कि कौन था वो लड़का? मयंक के इस सवाल पर अनाया अपना चेहरा रोने जैसा कर बच्चों जैसे रुद्र को दिखाकर उसकी शिकायत कर रही थी। रुद्र उनके आगे ही थोड़ी दूरी पर जा रहा था, इसलिए मयंक को उसका चेहरा नहीं दिखा। अनाया की नज़र तो अभी भी रुद्र के हाथ में पकड़े बैग पर थी जिसमें 100 गुलाब जामुन के डिब्बे थे। वो उसे घूरती ही रहती है। तभी इसकी आंखें चमक उठी। ये बात ऋषित ने नोटिस कर ली। वो बोला, क्या शैतानी चल रही है तेरे दिमाग में? अनाया ने रुद्र से अपनी आंखें नहीं हटाई। वो बोली, अपनी अपनी बाइक ले आओ। अनाया का मतलब सबको समझ आ गया। मयंक उसे समझाते हुए बोला, देख ये गलत है, ठीक है ना, उसने नहीं दिया, हम कहीं और से ले लेंगे, शहर से थोड़ी ना सारे गुलाब जामुन गायब हो गए होंगे। अनाया जिद्दी बच्चे की तरह बोली, नहीं पर मुझे यही वाले चाहिए, बस मुझे किसी और के नहीं, उसी के चाहिए बस। मयंक बोला, अनु तू अब ये गलत जिद पकड़ रही है, देख ऐसे किसी का सामान चुराना गलत है। अनाया बोली, तो हम कौन सा रोज तेज चुराते हैं और हम किसी का नहीं, उस अकड़ से भरे लड़के का चुरा रहे गए। उस लड़के मुझे कितना सुनाया, आज तो मैं ये लेकर ही रहूंगी, बस बात खत्म। मयंक को पता चल गया कि वो अब नहीं मानने वाली, इसलिए लड़के चारों अपनी बाइक्स ले आए। अनाया मयंक के पीछे बैठ गई। वो मयंक के कंधे पर हाथ रख बोली, तुझे पता है ना क्या करना है? मयंक हाँ में सिर हिलता है तो अनाया के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो बोली, अब मैं देखती हूँ तुम मुझे कैसे गुलाब जामुन नहीं देते, बहुत अकड़ है न तुम में, पर तुमने अभी मुझे जाना ही कहा है मिस्टर एक्डू। मयंक ने बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे वो लोग रुद्र के पास पहुंचे वैसे ही मयंक ने बाइक को थोड़ा धीमा किया। वही रुद्र अपने फोन में बिजी था। अनाया ने मौका पाते ही उसके हाथ से गुलाब जामुन वाला बैग छीन लिया। वही रुद्र तो एकदम से ये सब देख शॉकेड हो गया। उसे प्रोसेस करने में समय लगा कि उसके साथ हुआ क्या, और जब उसे समझ आया तब तक उसके हाथ से बैग अनाया के हाथ में जा चुका था। उसने अनाया की तरफ देखा जो बाइक पर बैठी हुई उसे गुलाब जामुन का बैग दिखाकर चिढ़ा रही थी। वही रुद्र उसके पीछे भागा, पर कब तक मयंक की बाइक हवा की स्पीड से गायब हो गई और रुद्र हाथ मलते देखता रह गया।
वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए बोला, यूं चोरनी कही कि तुम मिलो मुझे, मैं दिखता हूँ रुद्र ओबरॉय किसका नाम है। उसके चिल्लाने पर सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो कोई पागल हो। सबकी नजर खुद पर देख रुद्र गुस्सा हो गया और चीखते हुए बोला, क्या है, काम करो ना होना, दिन दहाड़े यहाँ चोरी हो गई और यहाँ आप लोग मेरा मुंह ताक रहे हो। रुद्र के पीछे चल रहे एक आदमी ने उसकी बात सुनी और उसके पास जाके बोला, अरे भाई साहब सुनिए। रुद्र ने पीछे मुड़ कहा, बोलो अब तुम्हें क्या है। वो आदमी बोला, आपको किस तरफ से ये दिन दिख रहा है। रुद्र को उसकी बात समझ नहीं आई तो वो अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, क्या मतलब है आपका। वो आदमी बोला, अरे अभी आपने कहा ना दिन दहाड़े चोरी हो गई, तो बता रहा हूँ ये दिन नहीं रात है। रुद्र पहले ही गुस्से में उबल रहा था और इस आदमी की बिना सिर पैर की बातें उड़ाए और उकसा रही थी। अपने दांत पिसते हुए बोला, अरे भाई साहब। फिर अचानक शांत होते हुए बोला, छोड़ो जाने दो, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो आदमी बोला, वैसे क्या चोरी हुआ है। रुद्र मुंह बनाकर बोला, गुलाब जामुन। वो आदमी हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख बोला, राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया है, अब चोर मिठाइयां भी चुराने लगे। रुद्र परेशान होते हुए बोला, अरे भाई साहब आप जाओ ना, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो। वो आदमी चिढ़ते हुए मुंह बनाकर बोला, भलाई का तो जमाना है नहीं है बात, तो यहाँ हम मदद करने आए और ये हम पर ही चिल्ला रहे हैं, भगवान क्या होगा आजकल के लोगों का। रुद्र बोला, अरे जाओ ना आप, रुको आप मत जाओ, मैं ही चला जाता हूँ। ये बोल वो होने पैर पटक कर चला जाता है। वो आदमी उसकी तरफ देखते हुए बोला, अजीब पागल इंसान है, फिर अपने कंधे उचका कर बोला, खैर मुझे क्या, ये बोल वो वापस से मस्त मगन होकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अनाया ने कुछ दूरी पर बाइक रुकवाए और गुलाब जामुन खाने लगी। मयंक बोला, अब खुश कर ली अपने मन की। अनाया एक गुलाब जामुन आप में मुंह में रख जोर जोर से हिलाने लगी। सिया ने भी दूसरा डिब्बा खोल खाते हुए बोली, वैसे गुलाब जामुन मस्त है। सब वही खड़े रहकर गुलाब जामुन खाने लगे। वही अनाया अपने मन में सोचने लगी, मिस्टर अकड़ू अब तुम मुझे कभी मिलना मत, अगर मिल गए ना तो ऐसा हाल करूंगी ना मैं तुम्हारा, याद रखोगे तुम मेरा नाम। वो लोग वापस से हॉस्टल की ओर निकल गए, वही रुद्र भी घर चला गया। फ्लैशबैक एंड। यहाँ सब ध्यान से रुद्र की बात सुन रहे थे, बीच में किसी ने बोलने की कोशिश नहीं की। जब उसकी बात खत्म हुई तो सब एक ठहाके के साथ हंस पड़े। सबको हंसता देखकर रुद्र एक बार फिर चिढ़ जाता है। वो बोला, आप लोगों को हंसी किस बात की आ रही है हम। वो अनाया की तरफ देखता है जो हंस रही थी। वो अपने दांत पिसते हुए बोला, तुम हंस क्यों रही हो, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अनाया मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि हा 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 हा। अनाया बोलने की कोशिश कर रही थी पर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही थी। रुद्र बोला, पहले बोल लो या हंस लो, ये क्या साथ में बोल रही हो। अनाया फिर से अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि एक बिजनेसमैन का बेटा और पोता इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। हाँ 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 हाँ। अरे ताज जी उसके पास बैठते हुए बोले, है ना, तुम्हें भी यही लगता है ना। अनाया भी हंसते हुए बोले, आपको भी यही लगता है ना अंकल। अरे ताज जी बोले, हाँ मैं कहता हूँ सबस एके, ये मेरा बेटा नहीं है, कचरे के डिब्बे से उठाकर लाया है, पर कोई मानता ही नहीं। उनके ऐसा कहने से अनाया जोर से हंसने लगती है। वही बाकी सब अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे या फिर शायद मुंह छुपाकर हंस रहे थे। रुद्र बच्चों की तरफ पैर पटक कर होनी मम्मा यानी सावी जी से शिकायत करते हुए बोला, देखो मम्मा आपके पति क्या खा रहा है, ये मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर लाए हैं। सावी जी अपने बच्चे का रूठा चेहरा देख हरिताज जी को पीछे से पीठ पर एक जोर से मुट्ठी बंद कर पंच मारती है। हरिताज जी पीठ सहलाते हुए अनाया से बोले, देखा बेटा, इन सबका अत्याचार इसलिए मुझे चुप रहना पड़ता है। अनाया उनकी बात सुन हंसते हंसते पेट पकड़ लेती है। वही रुद्र का मुंह और छोटा हो जाता है। विक्रम जी ये देख होए, बस अब बहुत हुआ, बंद भी करो उसे चिढ़ाना, अरे बस अब बहुत हुआ। उनकी आवाज सुनते ही सब चुप हो गए। वही अनाया की भी हंसी गायब हो गई और वो इधर उधर नजरें घूमने लगी। ये बात विक्रम जी ने नोटिस की, साथ में रुद्र और बाकी सब ने भी ये देख माहौल को अलग दिशा में जाता देख हरिताज जी मुंह बनाकर बोले, तुम मेरे दोस्त हो या इसके हमेशा उसकी साइड लेते हो, कभी तो मेरी ले लिया करो। विक्रम जी बोले, अरे दोस्त तो मैं तेरा ही हूं, पर वो भी तो मेरे बेटे जैसा है, और बच्चा अभी अभी घर आया और तुम सब ने उसे ना खाने को पूछा ना पानी। सावी जी अपने माथे पर हाथ रख बोली, हाँ मेरा बच्चा कब से भूखा है, रुक तुम्हें लेकर आती हूँ खाना। रागिनी जी बोली, रुको सावी मैं भी चलती हूँ। ये बोल वो भी चली गई उनके पीछे। जानकी जी रुद्र से बोली, चल फ्रेश हो जा, तेरा कमरा तुझे बुला रहा है, चल मैं तेरा सामान अनपैक करती हूँ। करिश्मा जी भी उनके पीछे चली गई।
आर्यन और अरहान उसका सामान ऊपर ले गए। दोनों दादी बोली, अरे वो लड्डू भी निकला, लेना उसके फेवरेट वाले। दोनों के साथ में बोलने पर दोनों पहले एक दूसरे को देखती है और फिर हंसने लगती है। वो दोनों भी किचन की ओर चली जाती है। तभी प्रीत दादी बोली, अरे मेरे बच्चे को नजर भी लगी होगी ना, ऑटो उसकी नजर उतार दूंगी। वही सारे बच्चे रुद्र के कमरे में चले जाते हैं। अब हॉल में सिर्फ दो दादू, विक्रम जी, राम जी, केशव जी, अरिताज जी और अनाया के दोस्त थे बचे थे। वही नाया एकदम से माहौल को चेंज होता देखकर हैरानी से सब कुछ देख रही थी। अरिताज जी उसे ऐसे देख बोले, अरे बेटा ये तो कुछ भी नहीं, अभी तुमने असली माहौल तो फेंका ही नहीं है, ये बस थोड़ा सा नमूना था। अनाया मुंह बनाकर बोली, इतना क्रेज है क्या इस एक्डू का? रुद्र के लिए एक्डू सुनकर अरिताज जी को हंसी आ जाती, पर विक्रम जी उन्हें घूर कर देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। वही अनाया मन में सोचती है, ये क्या, ऐसा भी क्या खास है इस एक्डू में कि सबका लाडला है यहाँ? अरिताज जी बोली, सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बड़ी माँ यानी तुम्हारी दादी कश्मीरा भाभी, रागिनी भाभी, सारे यंगस्टर्स सब में के जय। अनाया बोली, ऐसा क्या सब मतलब, सब आरू भाई भी? अरिताज जी बोले, अरे वो तो रुद्र को इतना प्रोटेक्ट करके तारांकन रखता है, मनो उसका भाई नहीं उसी का बेटा हो। अभी वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी जो जो गया था वो सब आ गए, रुद्र को खाना परोसने लगे। वही अनाया तो अपनी माँ, भाई बहन, अपने परिवार को देखने लगती है जो रुद्र के आने से बहुत खुश थे और उसका अच्छे से वेलकम कर रहे थे। अनाया को ये सब देख वो दिन याद आ गया जब वो घर आई थी, तब शायद कोई खुश नहीं था, इसलिए शायद घर पर भी कोई नहीं था। उसने अभी देखा कि कैसे सब खुश हो गए थे। अनाया को पहले वाली होती तो वो इस बात पर भी झगड़ा करती और उसे जलन होती, पर अभी वाली अनाया बिल्कुल अलग थी। उसे थोड़ी जलन तो हुई, पर उसने अपने मन को ये कहकर मना लिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये लोग भी उसके बिना नहीं रह पाएंगे। मयंक ने उसका चेहरा देख पता लगा लिया कि उसे बुरा लग रहा है। वो उसका मन डाइवर्ट करने के लिए बोला, अच्छा अनु घर चलेगी क्या, दादी ने तेरे लिए उनके स्पेशल लड्डू बनाए हैं। अनाया उसकी ओर देख बोली, पर अभी? मयंक बोला, हाँ अभी कोई प्रॉब्लम है क्या? अनाया बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल आज रात तेरे घर रुक जाएंगे, ठीक? ये क्या बोलते हो? उसने अपने दोस्तों की ओर देख पूछा तो उन लोगों ने हाँ जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला दिया। अनाया फट से खड़ी हो गई और अरहान को आवाज देकर बोली, भैया मैं मयंक के घर जा रही हूँ, ठीक है सुबह आऊंगी। वो बिना किसी की सुने अपने दोस्तों को लेकर बाहर की ओर निकलने लगी। तभी रागिनी जी बोली, पर इतनी रात तुमको? वो अभी बोल ही रही थी कि। अनाया दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने रागिनी जी की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया, शायद अभी उससे वक्त लगे। रागिनी जी की आंखें नम हो गई ये देख। सबको बुरा लगा था ये देख, पर अभी कोई कुछ नहीं बोला। वही विक्रम जी भी दरवाजे की ओर देख रहे थे। वो वही बैठे थे, पर अनाया ने उनसे एक बार नहीं कहा कि वो लोग जा रहे हैं, बल्कि अरहान को आवाज देकर बताया कि वो बाहर जा रही है। उन्हें भी बुरा लगा, पर ये उन्हीं की करनी का नतीजा है। अरिताज जी भी अपने दोस्त को उदास होते देख लिया था। वो धीरे से बोले, सब ठीक हो जाएगा, वो धीरे धीरे सबको अपना रही है। विक्रम जी बोले, इसी बात की तो खुशी है कि वो धीरे धीरे ही सही सबको अपना रही है, शायद हमारा नंबर भी जल्दी आ जाए। अरिताज जी उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोले, ये कि ना मेरे दोस्त वाली बात। इस बात पर दिनों ही हंस पड़े। सबके दिल में एक होप थी कि अब सब ठीक होगा, पर क्या ये होगा और कब होगा किसी को कुछ नहीं पता था। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया अपने दोस्तों के साथ निकल गई थी और पीछे छोड़ गई थी उदासी। सबको बुरा लग रहा था, पर शायद अनाया भी अपनी जगह सही है। कोई भी बच्चा ऐसे ही रिएक्ट करता अगर उसके मोम डेड उसके साथ ऐसा करते। तभी रुद्र दरवाजे की तरफ देख मुंह बनाकर बोला, कितनी बदतमीज है ये, एक बारी सुना भी नहीं, छोटी मम्मा क्या कहना चाहती थी? उसकी आवाज सुनकर सब होश में आए। रुद्र की बात पर सावी जी ने उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ते हुए बोली, चुप करके खाना खा। रुद्र बोला, मम्मा आप उस बदतमीज लड़की के लिए मार रहे हो मुझे। इस बार अरिताज जी एक सख्त आवाज में बोले, रुद्र। रुद्र ने उनकी ओर देख जो गंभीर लग रहे थे। ऐसे रो अरिताज जी कभी सीरियस नहीं होते जब तक कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। आज अरिताज जी कुछ ज्यादा ही गंभीर थे, इसलिए वो चुप हो गए और आगे कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाने लगा। वही रागिनी जी बोले, अब हमें चलना चाहिए, रात भी हो गई है। वो बिना किसी की सुने वहां से निकल जाती है। उनको जाता देख विक्रम जी भी उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। बाकी सब भी निकल जाते हैं उनके साथ। उनके जाते ही सावी जी रुद्र को दांतते हुए बोली, सोच समझकर मुंह नहीं खोल सकता क्या अपना? रुद्र मुंह बनाकर बोला, मुझे क्या पता था ये सब होगा। आर्यन बोला, आप लोग आराम करिए, हम रुद्र के साथ बैठते हैं। उसकी बात सुन सब अपने कमरे में चले गए। वही रुद्र फिर बोला, ये क्या सियप्पा है भाई? अरहान बोला, कुछ नहीं तू खा।
रुद्र बोला, नहीं मुझे बताइए वैसे ये थी कौन, मैंने तो पूछा ही नहीं किसी से। लावण्या बोली, भैया वो रागिनी मम्मा की बेटी अनाया है। रुद्र एकदम से बोला, क्या ये वो थी, वो मोटी गोली मोली लड़क जो बदतमीज और एगोस्टिक थी? अरहान बोला, रुद्र बस अब अगर तुम किसी को नहीं जानते तो कुछ कहा नहीं करते। रुद्र बोला, इसमें जानना क्या है, ये वही है ना जो भाभी को परेशान करती थी और उसे रुचि और रेयांश भाई पसंद नहीं थे, उसी वजह से एक बार भाभी को बहुत चोट आई थी। अरहान बोला, रुद्र बस अब। रुद्र बोला, आप उसके लिए मुझे डांट रहे हैं भाई? अरहान बोला, मैं डांट नहीं रहा हूँ। तभी आर्यन बोला, बस अब आगे बात नहीं बढ़ाते, तुम खाना खो। उसकी बात सुनकर रुद्र खाना खाने लगता है। उसके बाद सब होने चले जाते हैं। रुद्र के आने की वजह से आज ओबरॉय यंगस्टार्स साथ में सोने वाले थे। वहीं दूसरी ओर अनाया मयंक के घर में एक कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। वो कुछ सोच रही थी। उसके सामने वही सीन बार बार उनके सामने आ रहा था कि सब कैसे रुद्र के आने से खुश थे। वही एक्सीडेंट के बाद भी उसके आने पर सिर्फ गिने चुने लोगों के चेहरे पर असली मुस्कान थी, शायद या फिर ये उसका वहम हो। अनाया बोली, मुझे बुरा क्यों लग रहा है, शायद मुझे हिल करने में थोड़ा टाइम चाहिए। तभी उसकी नज़र टाइम पर जाती है। वो बोली, चल अनाया सो जा, बहुत रात हो गई है। ये बोल वो बेड पर चली जाती है। आधी रात हो चुकी थी लगभग। अनाया के कमरे में अनाया एकदम से नींद में ही चीखने लगती है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी दिख रही थी, सपने उसे वो सब दिख रहा था जब उसका परिवार जल रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, बहुत बेबस थी। उसके हाथ में एक फाइल थी, पर एक चीज अजीब थी। उस फाइल पर नाम जो अनाया गौर से देखने की कोशिश कर रही थी पर उसे दिखे नहीं रहा था। तभी उसे फाइल का कलर दिखने लगा, वो लाल रंग की थी। अनाया उसे देखने के लिए जोर लगा रही थी पर उसे दिख नहीं रहा था। नींद में ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और मयंक, ऋषित, अनैसिया, आरुषि अंदर आए। वो लोग अनाया को ऐसे दर्द में तड़पते देख डर जाते हैं। वो उसके पास जाके उसे उठाने लगते हैं पर अनाया नहीं उठती। मयंक जल्दी से अपने पापा को बुला लाता है। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया अभी भी दर्द से तड़प रही थी, सब बहुत डर गए थे। मयंक अपने मम्मी पापा को बुला लाता है, वो भी उसकी हालत देख डर गए थे। मयंक की मम्मी अनाया को हिलाकर जगाने लगती है, अनु बच्चा क्या हुआ, उठो देखो। पर अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो नींद में बेचैन हो रही थी। मयंक की मम्मी अपने पति से बोले, आप खड़े क्यों हैं, जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए, देखिए बच्ची कितनी तड़प रही है। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी जल्दी आ गए। मयंक के पापा उन्हें जल्दी से अनाया को देखने को कहते हैं। डॉक्टर चेक कर अनाया को एक इंजेक्शन लगा देते हैं। मयंक बोला, क्या हुआ है डॉक्टर? डॉक्टर उन्हें देख बोले, क्या ये किसी तरह की कोई दवाई ले रही है, सिर दर्द या कुछ और? आरुषि बोली, हाँ डॉक्टर, परसों इसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसी में इसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गई और इसी की दवाई लेती है। आरुषि के कहने पर डॉक्टर बोले, हम शायद उन्होंने दवाई स्किप कर दी और इसी के चलते नींद में ही उन्हें सर दर्द होने लगा। मयंक उनकी बात सुन बोला, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर बोले, नहीं अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है तो वो कल सुबह तक ही जागेगी, पर हो सके तो एक बार इनका चेकअप करवा लीजिएगा क्योंकि ये अंदरूनी चोटें हैं जिस पर हम रिस्क नहीं ले सकते। उनकी बात को समझ वो हाँ में सिर हिला देते हैं। सके बाद मयंक डॉक्टर को छोड़ आता है। मयंक होने मम्मी पापा को सो जाने के लिए कहता है और वो लोग वही अनाया के पास रुकते हैं। रात ऐसे ही कट जाती है। सुबह के 7 बजे अनाया का फोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, पर मजाल है कि उन लोगों में से कोई उठे। तीसरी बार फोन घंघनाता है तो अनाया इस बार कसमसा जाती है। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। वो अपने हाथ इधर उधर चला देती गई जो सिया और आरुषि के मुंह पर लगता है। अपने मुंह पर हाथ को महसूस कर वो दोनों हड़बड़ाकर जागती है और बोलती है, कौन है कौन है? उनके जागने से बाकी लोग भी जाग जाते हैं। अनाया अपनी आंखें मसलते हुए बोली, क्या यार ये सर दर्द क्यों कर रहा है? उसे होश में देख सब खुश होते हैं। मयंक जल्दी से उसके पास आके बोला, अनु अब कैसा लग रहा है? अनाया बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, रात को यही थे क्या और मुझे क्या हुआ है? ऋषित बोला, वो तो तू बोला, दवाई खाना कैसे भूल गई? वैसे तो सबको टाइम पर दवाई लेने का बोलती है और खुद की भूल गई। अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अभी भी नींद में थी। वो फिर से अपनी आंखें मसलते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम लोग यार, एक तो सर दर्द हो रहा है। मयंक उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ज्यादा हो रहा है? अनाया बोली, नहीं ज्यादा नहीं, बस हल्का हल्का। सिया ने उसे डांटते हुए कहा, वो तो होगा ही, ये बता दवाई क्यों नहीं खाई थी तूने कल? अब जाके अनाया को समझ आया कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे यार लड्डुओं के चक्कर में मैं दवाई खाना भूल गई, इसलिए सिर दर्द हो रहा है शायद। आरुषि बोली, शायद नहीं यही वजह है, और ये अपनी गलती तू दूसरों पर पहले ढोरती थी, अब निर्जीव वस्तुओं पर भी डाल।
अनाया उसकी बात सुन बोली, मेरी गलती नहीं थी, ये अब उस अजीब आगडू इंसान की वजह से हुआ है। अनय बोला, किसकी बात कर रही है तू? अनाया बोली, अरे वही रुद्र ओबरॉय घमंडी, एक गुलाब जामुन क्या लिया, वो तो सिर पर चढ़ गया। ऋषित बोला, तूने एक गुलाब जामुन नहीं पूरा डब्बा लिया था, वो भी एक नहीं दो दो, वो भी चोरी करके। अनाया बोली, उसे चोरी नहीं कहते, और वैसे भी इससे पहले मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तब उसे मुझे देना चाहिए था ना। अगर वो दे देता तो मैं छीनती ही नहीं। उसे चोरी नहीं, अपना हक लेना कहते हैं। वो इतना बोल सबके सामने देखती है तो सब घूर रहे थे उसे, तो वो सकपका जाती है। अनाया बोली, अच्छा ठीक है, पर गलती मेरी भी नहीं थी। सबने अफसोस से सिर हिला दिया। अनाया रायजादा और अपनी गलती मान ले, ये कभी नहीं हो सकता था। मयंक बोला, अच्छा ठीक है, तू फ्रेश हो जा और जल्दी से नाश्ता कर ले। अनाया अभी कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन एक बार फिर बजने लगता है। अनाया बोली, यार सुबह सुबह ये कौन फोन कर रहा है, किसी को इतनी सुबह डिस्टर्ब करना गलत बात है। सिया बोली, इतनी सुबह नहीं, 7 बज गए हैं। अनाया बोली, ओह अच्छा। फिर अचानक बोली, क्या 7 बज गए, घर पर सब इंतजार करते होंगे। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया और उसके दोस्त अभी बातें कर ही रहे थे कि अनाया का फोन फिर से बज उठता है। वो फोन उठाकर देखती है तो राधिका फोन कर रही थी। वो बोली, इतनी सुबह राधू क्यों फोन कर रही है? उसकी बात सुन आरुषि बोली, एक बार उठा तो तभी पता चलेगा ना क्यों किया है, शायद इंपॉर्टेंट काम हो, नहीं तो वो इतने फोन नहीं करती। उसकी बात सुन अनाया हाँ में सिर हिलाकर फोन उठाती है। वो बोली, हेलो राधू। अनाया की आवाज सुन राधिका हड़बड़ाहट में बोली, अनु तुम कब घर आ रही हो? उसकी हड़बड़ाहट अनाया ने उसकी आवाज से महसूस कर ली थी। वो बोली, क्या हुआ है राधू, तुम इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो, कुछ हुआ है घर में? वही अनाया की घबराहट देख बाकी अब के भी कान खड़े हो गए। वो लोग उसे इश्रे में पूछने लगे कि क्या हुआ, तो अनाया ने फोन को स्पीकर पर ही रख दिया। राधिका बोली, अनाया वो सुजाता बुआ आ रही है। अनाया बोली, हे। राधिका बोली, अरे सुजाता बुआ आ रही है। अनाया बोली, अरे वो मुझे सुनाई दे गया, पर कौन सुजाता बुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि दादू की एक बेटी भी है। राधिका बोली, दरअसल वो दादू की सगी बेटी नहीं है, वो दादी की बहन की बेटी थी। दादी की बहन के पति बुआ के जन्म के पहले ही मर चुके थे, और जब बुआ 12 की हुई तो एक एक्सीडेंट में उनकी माँ भी गुजर गई। अनाया बोली, तो? राधिका आगे बोली, तो हुआ ये कि अब बुआ के घर वाले उन्हें अपना नहीं रहे थे और उन्हें ही मनहूस कह रहे थे, तो दादी उन्हें यहाँ ले आई और उन्होंने दादू से कहकर उन्हें अडॉप्ट कर लिया। दादी उनसे बहुत प्यार करती है क्योंकि वो उनकी बहन की आखिरी निशानी है। अनाया बोली, हाँ तो? राधिका बोली, अरे यार तुम मुझे बीच में मत टोको, मेरी पूरी बात सुन लिया करो, बाद में बोलना। अनाया बोली, हाँ ठीक है, आगे बोलो। राधिका बोली, तो कहाँ थी मैं? अनाया बोली, जब दादू ने उन्हें अडॉप्ट किया। राधिका बोली, हाँ दादू ने दादी के कहने और उन्हें अडॉप्ट कर लिया। दादी उनसे बहुत प्यार करती है, उनकी हर बात को सच मान लेती है, वो उन पर आंखें बंद कर भरोसा करती है। वो घर में सबको पसंद करती है सिवाय। इतना बोल वो चुप हो जाती है तो अनाया बोली, सिवाय? राधिका अपनी जोर जोर से धड़क रही धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, सिवाय रागिनी मम्मा और तुम्हें। अनाया बोली, मेरा तो मैं समझ गई, पर वो उन्हें क्यों पसंद नहीं करती? राधिका बोली, वो बात यह है कि उन्हें लगता है मम्मा की वजह से हम लोगों को हमारा हक नहीं मिलेगा और हमें वो प्यार नहीं मिलेगा, पर मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है, ये बात हम हर बार बताते हैं। अनाया बोली, वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? अनाया की बात सुन राधिका में एक गिल्ट आ जाता है। वो बोली, अनाया मम्मा तुमसे भी। पर अनाया उसकी बात काटते हुए बोली, ये अब छोड़ो, मुझसे क्या चाहिए ये बोलो। राधिका बोली, देखो वो सिर्फ तुमसे ही नहीं मम्मा से भी नफरत करती है, उन्हें कितनी भी समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझती। रुचि हर बार मम्मा के लिए उनसे झगड़ जाती है, वो मम्मा को ताने देती है। कोई कुछ कहता नहीं है क्या घर में? अनाया ने पूछा तो राधिका बोली, दादी की लाडली है और साल में एक आध बार आती है, इसलिए सब चुप रह जाते हैं। दादी उन्हें किसी को भी डांटने नहीं देती और ये बात दादू को पसंद नहीं आती। अनोया बोली, और दादी मुझे कहती है मैं मुफ्त हूँ, मुझसे ज्यादा मुफ्त तो उनकी ये बेटी है। राधिका बोली, अनु। अनाया बोली, अच्छा ठीक है, तुम काम की बात बोलो ना। राधिका बोली, वो दादू कह रहे हैं क्या तुम आज अपने दोस्त के वहां रुक सकती हो, क्या वो नहीं चाहते कि बुआ तुम्हें कुछ कहे, वो ये सह नहीं पाएंगे? अनाया कुछ सोच बोली, ठीक है, वैसे भी मुझे ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगाना। राधिका बोली, अनु तुम नाराज हो? न बोली, नहीं बाबा, इसमें मैं आप सबसे नाराज क्यों होगी? राधिका बोली, ठीक है, जैसे ही वो जाएगी मैं तुम्हें फोन करूंगी, नहीं मैं लेने आ जाऊंगी।
अनाया हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा। राधिका बुई हंस पड़ी, पर उसे अनाया के लिए बुरा लग रहा था। उसने सोच लिया था अगर आज बुआ ने उसकी माँ और बहन के बारे में कुछ भी कहा ना तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। वो अनाया को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया फोन काट देती है तब आरुषि मुंह चढ़ाकर बोली, ये तेरे परिवार वाले कुछ अजीब नहीं है? मतलब वो तुम्हें नेग्लेक्ट करने लगे हैं? पहले तो तुझे बुलाने के लिए मरे जा रहे थे, और अब जब तुम आ गई तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम कहाँ हो। अनाया कुछ सोच बोली, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उन दोनों से नाराज हूँ या फिर कुछ और। तुम्हें पता है जब मैं बचपन में बीमार पड़ी थी तब मैं मम्मा के पास गई थी, पर तब वो हॉस्पिटल में थी। मैं बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि जब राधिका बीमार थी तब उन्होंने 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल से छुट्टी ली, पर जब मैं बीमार थी तब वो हॉस्पिटल चली गई। मैं बहुत नाराज हुई थी। इस बात का गुस्सा मैंने राधू पर निकाला और गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया। उसके हथेली पर कट लग गया। पर तुम्हें पता है फिर भी वो रुचि, रेयांश भर, राहुल भरोहन भर, रिहाद दी सब रात भर मेरे पास रुके रहे। बड़ी मम्मा ने कहा था कि वो रुकेगी पर नहीं माने वो लोग। उसके बाद भी मुझे बहुत बुखार आ गया, बेहोशी की हालत में थी। 2 दिन तक खाना तो क्या बेड से उठने की हालत में नहीं थी। तुम्हें पता वो 2 दिन उन सब में से किसी ने खाना नहीं खाया, यहाँ तक कि मम्मा पापा ने भी नहीं। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए। मयंक बोला, तो जब तुझे पता है कि वो लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो तू उनसे बात क्यों नहीं करती? अनाया रोते हुए हंसती है और बोली, तुम्हें पता है ना, ह्यूमन नेचर, जब तक सामने वाला आके बात ना करे हम बात नहीं करेंगे। और मुझमें ये बात कुछ ज्यादा ही है। मैं चाहती हूँ वो शुरुआत करे, और कल रात वो मुझसे बात करने आई पर मैं सुने बिना चली गई। तुम्हें पता है मम्मा ने जब सुना मेरा बुखार बहुत बढ़ गया है तो ऑपरेशन कर तुरंत मेरे पास आ गई। वो भी आधी रात को, खुद थकी हुई थी और फिर भी मेरे साथ थी। वो दिखाती नहीं है पर प्यार तो मुझसे ही करती है ना। मैं चाहती हूँ वो और पापा मुझे खुलकर प्यार करे जैसे राधू रुचि और भाई को करते हैं, ना कि छुप छुप कर। उससे मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। इस बात पर गुस्सा आता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे ही छुप कर प्यार करते हैं, क्यों सबके सामने नहीं दिखा सकते? मानती हूँ मैं कि लोग कहेंगे कि ये सौतेली माँ है, सौतेला व्यवहार करेंगे बाकी तीनों बच्चों के साथ, और इसमें मेरे क्या मैं नहीं हूँ? क्यों ऐसा प्यार नहीं चाहिए मुझे? मैं चाहती हूँ कि जो प्यार वो छुप कर जताते हैं वो खुलकर हक से जताए। मैं ये चाहती हूँ कि वो 1 कदम तो बढ़ाए, मैं 10 कदम बढ़ूंगी। ऋषित बोला, जब तुम इतनी तड़प रही थी उनके प्यार के लिए तो तुम लौट क्यों नहीं गई 1 साल बाद जब विक्रम अंकल तुझे लेने आए? अनाया बोली, तब मुझे ये सब नहीं पता था और मैं चाहती थी कि वो मुझे मिस करे। पता है ना, जब हम किसी को ज्यादा मिस करते हैं तो वो ये बताता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आरुषि बोली, ये बिल्कुल बचकाना है, ठीक है? अनाया उसकी बात सुन हंसने लगती है। वो बोली, हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ी सी क्रिक थी। अनाया की बात सुन सब हंसने लगते हैं। अनाया बोली, हॉस्टल रहकर सबको पता चल जाता है कि परिवार की कीमत क्या होती है। और रही बात राधू, रुचि और भाई की, तो राधू बहुत अच्छी है। रुचि थोड़ी तीखी मिर्ची है, जो मन में होना है वही जबान पर आता है। और भाई शांत और स्वीट, किसी को पलटकर जवाब नहीं देते, ना भाई ना राधू, और इसी कसर को रुचि पूरी कर देती है। ऋषित मुंह बनाकर बोला, हाँ बिल्कुल सही, वो तीखी मिर्ची ही है। जब भी मुंह खोलती है आग के गोले निकलते हैं जो सामने वाले का दिल, फेफड़े, गुर्दे सब जला देता है। उसकी बात सुन सब एक बार फिर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मयंक की मम्मी आके उन्हें याद दिलाती है कि अब उठ गए हो तो नहा धोकर नाश्ता करने आ जाओ। उनकी बात सुन सब अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके कोड़े अपने दोस्तों के यहाँ कुछ जोड़ी होते ही है, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके जाने के बाद अनाया कुछ सोच रही थी। वो बोली, मैं यहाँ आई तब से ये पहली बार है जब मुझे अपनी पिछली जिंदगी दिखी है। पर वो फाइल कौन सी है? क्या इस जिंदगी में उसका कोई कनेक्शन है क्या? वो फाइल मुझे ठीक से दिखाई ही नहीं दी। वो अभी ये सब सोच रही थी कि इसे हल्का सिर दर्द होता है तो वो सिर झटक कर बोली, ये सिर दर्द नहा ले अनाया, शायद उसके बाद कुछ ठीक लगे। ये बोल वो नहाने चली जाती है। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया फ्रेश होकर बाहर निकलती है। उसका सर दर्द अब हल्का हो चुका था, इसलिए उसे दवाई याद नहीं रही खाने की, और वैसे भी वो रायजादा मेंशन में थी और उसका अभी वहां जाके अपना मूड खराब नहीं करना था, क्योंकि जिस हिसाब से राधिका ने उसे बताया उस सुजाता बुआ के बारे में, उस हिसाब से उसका मूड खराब होना पक्का था अगर उसका सामना सुजाता बुआ से हुआ। वहीं दूसरी ओर आज रायजादा मेंशन में भागम भाग थी। रेहा, राहुल, रोहन, रेयांश, रुचि और राधिका यहाँ रुकना नहीं चाहते थे, पर दादी ने सख्ती से कहा था कि अगर यहाँ से कोई हिला तो उनकी खैर नहीं। वही केशव जी का भी मुंह बना हुआ था। विक्रम जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। करिश्मा जी और रागिनी जी भी आज रसोई में खाना बना रही थी। अरे भाई, घर की बेटी आ रही है और उनकी नंद 56 भोग बनेगे। करिश्मा जी चिढ़ते हुए बोल, ये जी को आज है आना था, पता नहीं क्या होगा।
रागिनी भी घबरा कर बोली है, भाभी मुझे डर लग रहा है कहीं वो अनाया को कुछ कहना दे। आपको पता है ना, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अगर जीजी ने कुछ कह दिया तो वो उन्हें कुछ भी बोल देगी। वैसे भी रुचि के बोलने पर वो रुचि की भी फटकार देती है, और वो मुझे जो कहती है तो कहती, पर मेरी बेटी को कुछ कहेगी तो मैं नहीं सह पाऊंगी। आखिर उसकी क्या गलती है। रागिनी जी की बात सुन कश्मीरा जी बोली, गलती तो तुम्हारी भी नहीं है तो तुम क्यों सहती हो सब कुछ। पहले माँ ताने देती थी, पर उसके बाद उन्हें भी समझ आ गया उन सब में तुम्हारी गलती नहीं है। पता नहीं ये मंद बुद्धि जीजी कब समझेगी। माना वो रिदा को अपनी बहन मानती थी, पर इस वजह से वो तुम पर ताने नहीं कस सकती ना। रागिनी जी ने अपनी आंखें झुका ली और बोली, आपको पता है ना वो सब। फिर भी कश्मीरा जी बोली, हाँ तो इसमें बराबर के भागीदार विक्रम भैया भी थे, वो उन्हें तो कुछ नहीं कहती। रागिनी जी की आंख से एक आंसू नीचे गिर जाता है। उन्हें ऐसे देखकर कश्मीरा जी उन्हें गले लगा लेती है। रागिनी जी बोली, इनकी वजह से तो मैंने अनाया को अपने से दूर रखा, ताकि जो बातें वो मुझे बोलती है वो अनाया को ना कहे। और इसी वजह से मैंने विक्रम जी को अनाया को हॉस्टल में डालने को कहा था, ताकि उसे सच पता ना चले। मैं रुचि, राधिका और रेयांश को भी ये पता नहीं लगने देना चाहती थी, पर भगवान का शुक्र था कि वो मुझ पर विश्वास करते थे, वरना वो लोग कभी मुझे अपनी मां नहीं मानते। आज भी जीजी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है और बाकी तीनों को भी भड़काती है। कश्मीरा जी बोली, रागिनी तुम परेशान मत हो, इस घर में कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं होगा, कोई तुमसे अलग नहीं होगा, तुम इस परिवार का हिस्सा हो। रागिनी जी बोली, पर अनाया तो हो गई ना, और वो तो शायद मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। कश्मीरा जी उन्हें समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्ची है, वक्त रहते वो समझ भी जाएगी और संभल भी जाएगी, बस तुम पेशेंस रखो। अगर तुम्हें धीरज खो दोगी तो कैसे काम होगा। रागिनी जी उनकी बात सुनकर हम सिर हिलाकर मुस्कुरा देती है, तो कश्मीरा जी भी मुस्कुरा कर उन्हें गले लगा लेती है। तभी दादी अंदर आई और बोली, क्या आज खाना बन जाएगा। अरे मेरी बेटी घर आ रही है इतने वक्त बाद, और तुम दोनों को गप्पे मरने से फुर्सत नहीं है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, क्या खाना कल परोसोगे तुम लोग, अभी 10 बजे आने वाली है सुजाता। कश्मीरा जी बोली, पर माँ अभी 7:30 बज रहे हैं और 10 बजने में वक्त है, अभी से खाना बनाकर क्या करेंगे। दादी आंखें छोटी कर बोली, तो तुम क्या चाहती हो सुजाता, यहाँ आके खाने का इंतजार करे क्या। रागिनी जी बोली, माँ आप टेंशन मत लीजिए, जीजी के आने से पहले हम सारा खाना बना लेंगे, आप पूजा की थाल तैयार कर दीजिए, बस उनकी आरती करनी पड़ेगी ना। दादी खुश होते हुए बोली, हाँ बस तुम ही एक अक्लमंद हो। फिर वो कश्मीरा जी की ओर दुख बोली, सीखो कुछ अपनी देवरानी से। कश्मीरा जी बोली, माँ आप जाओ और तैयारी कसे, हम यहाँ देखते हैं। दादी मुंह बनाकर चली जाती है। वो आज बहुत खुश थी। उनके जाने के बाद कश्मीरा जी बोली, पता नहीं माँ, जीजी के आने से हमें क्यों ताने देने लगती है, वो नहीं होती तो माँ कितनी अच्छी और स्वीट होती है, और उनके आने की खबर से ही वो 360 डिग्री घूम जाती है। रागिनी जी उनकी बात पर हंसने लगती है। टू बी कंटिन्यू। अब आगे। रागिनी जी और कश्मीरा जी फटाफट खाना बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि दादी ने बहुत सारा खाना बनाने को कहा था। दादी ने आरती की थाल तैयार कर दी, तभी उन्हें कुछ याद आया। वो बोली, अरे अनाया कहाँ है। उनकी बात सुन सब उनकी ओर देखने लगे। उसके बाद सब एक दूसरे को देखने लगे। सबको नहीं पता था कि क्या जवाब दे। सबको चुप देख दादी बोली, अरे चुप क्यों हो, अनाया कहाँ है। वो बोली, अरे जल्दी बोलो अनाया कहाँ है। पर फिर भी कोई जवाब नहीं देता, तो दादी बोली, क्या वो वापस नहीं आ रही। राधिका बोली, नहीं वो नहीं आ रही, मैंने मना कर दिया। दादी हैरानी से बोली, क्या, क्यों किया तुमने ये। सुजाता आ रही है, उससे मिलने आ रही है, और तुमने उससे आने से मना कर दिया। अभी कोई कुछ बोलता कि राधिका फिर से बोल पड़ी, वो मिलने नहीं आ रही, ताने देने आ रही है, ये क्यों नहीं कहती आप। विक्रम जी बोले, राधिका क्या बोल रही हो। उनके बोलने पर राधिका भड़क उठी और बोली, आपको नहीं पता पापा मैं क्या कह रही हूँ। पिछले कितने सालों से बुआ मम्मा को ताने दे रही है, पर कोई कुछ नहीं बोलता, और अब वो सब अनाया के साथ हो ये चाहते हैं आप। और आपको पता है ना अनाया कितनी हाइप है, अगर बुआ उसे एक सुनाएगी तो वो 100 सुना देगी, और उसके बाद दादी आपका ही मुंह गुस्से में फूल जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से बुआ से अच्छा कोई है नहीं। भले ही वो 100 ताने दे, पर आपके हिसाब से वो बस सबका भला चाहती है, पर आपको ये दिखाई नहीं दिया कि वो मम्मा जीना हराम कर रही है। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी, जिससे किचन से कश्मीरा जी और रागिनी जी दोनों ही बाहर आ गई। रागिनी जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर कश्मीरा जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो कुछ बोलने को हुई, पर फिर से कश्मीरा जी ने उन्हें आंखों के इशारे से उन्हें चुप रहने का बोलती है। इस बार रागिनी जी चुप हो जाती है और अनी बेटी को देखती है, जो कभी खुद के साथ कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं कहती, आज अपनी बहन के लिए अपनी दादी से झगड़ रही है। वो खुद हैरान थी राधिका का ये रूप देखकर। सब आंखें फाड़े राधिका को देख रहे थे।
क्योंकि आज से पहले किसी ने राधिका की इतनी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी। आज से पहले कभी भी राधिका ने किसी से भी ऐसे बात नहीं की थी। वैसे वो दादी से बदतमीजी नहीं कर रही थी, इसलिए दादू को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बोलने से, और वो भी ये चीज हर बार दादी को कहते पर दादी उनकी बात नहीं सुनती थी। उन्हें तो सुजाता की बात है सही लगती थी। दादू आज रिलैक्स भी थे और हैरानी थी क्योंकि उनकी शांत भोली भली राधू आज भड़क चुकी थी। दादी भी हैरान थी, वो हर बार इस बात बेटी के प्यार में नजरअंदाज कर देती थी, पर जब आज राधिका ने कहा तो उन्हें समझ आया, पर वो अभी भी कुछ नहीं बोली। राधिका आगे बोली, और अनाया को उन्होंने कुछ कहा ना? फिर मैं देखती हूँ कि वो फिर यहाँ कैसे आती है। अगर आपने जिद की तो मैं भी घर छोड़ के चली जाऊंगी, देख लेना। इतना बोल वो पैर पटकते हुए बाहर की ओर चली गई। वहीं उसके पीछे बाकी के 5 लोग भी धीरे से सरक गए। बाहर गार्डन में राधिका को अभी भी गुस्सा आ रहा था। वो यहाँ से वहां गुस्से में चक्कर मार रही, यही बाकी 5 को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कहे, इसलिए वो उसे इधर से उधर चक्कर लगाते देख रहे थे। तभी ओबरॉय सिबलिंग्स बाहर आते हैं। उन्होंने रायजादा सिबलिंग्स को देखा तो उस ओर चले जाते हैं। रुद्र जल्दी से रुचि के पास आता है और उसके गले में हाथ डाल बोला, और मेरे निंजा हथौड़ी कैसा है? रुचि उसे एक साइड लुक देती है और अपने हाथ मोड़कर चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। रुद्र समझ गया कि वो नाराज है तो वो बोला, अरे यार मैं अकेले जाना चाहता था इसलिए नहीं बताया, और अगर बताता तो कोई मुझे अकेले जाने नहीं देते। सॉरी ना मेरी निंजा, मैं पक्का अगली बार बताऊंगा। रुचि उसे घूरकर बोली, मतलब अगली बार भी यही करने का इरादा है? रुद्र झट से बोला, अरे नहीं, अगली बार हम साथ में भागकर ट्रिप पर जाएंगे, मान जाना प्लीज। रुचि उसकी बात पर मुस्कुरा देती है और बोली, ठीक है फिर, पर तू मुझे पार्टी देगा बोल तो है। रुद्र खुश होकर उसे गले लगा लेता है और बोला, अरे पक्का आज ही चलेंगे हम। रुचि बोली, नहीं आज नहीं, आज बुआ आ रही है। रुद्र बोला, क्या वो खड़ूस आने वाली है? पक्का आज वोट लगेगी। रुचि बोली, वोट लगेगी नहीं, आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है। क्या मतलब? रुद्र ने उसकी ओर कंफ्यूजन में पूछा तो रुचि उसे समाने की ओर इशारा करती है जहां राधिका अभी भी गुस्से में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। उसे ऐसे देख रुद्र बोला, ये क्या आज मेरी भोली भाली भाभी को गुस्सा क्यों आ गया? मैंने तो कभी राधिका भाभी को गुस्से में नहीं देखा, तो अजा क्या हुआ? टू बी कंटिन्यू। अब आगे। राधिका को गुस्से में पहले किसी ने नहीं देखा था, इसलिए सब हैरान थे। वही राधिका ने अभी किसी पर ध्यान नहीं दिया था, वो अभी भी चक्कर लगा रही कि तभी आर्यन उसे बीच में रोक देता है तो राधिका उसे घूरने लगती है। राधिका को गुस्से में देखकर आर्यन बोला, क्या बात राधू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आर्यन की बात सुन राधिका कुछ नहीं बोलती और उसके हाथ अपने कंधे से हटाकर फिर से चक्कर मारने लगती है। आर्यन उसे कुछ ना बोलता देख रुचि की ओर देखता है तो रुचि एक स्माइल कर देती है। उसकी स्माइल एक शरारत वाली थी। तभी आर्यन उसके सिर पर एक तपली मारते हुए बोला, अब ये स्माइल ही करती रहेगी कि बताएगी कि राधू इतने गुस्से में क्यों है? रुचि अपना सिर सहलाते हुए बोली, अरे अगर आप लोगों को पता चल गया ना कि राधू में आज क्या किया है तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, और जीजू आप तो बेहोश ही हो जाओगे। मिहिर बोला, रुचि यार ये पहेलियां मत बुझाओ और जल्दी से बताओ कि क्या हुआ। रुचि एक शरारती मुस्कान के सेह बोली, अरे मैं बाउंगी नहीं दिखाऊंगी, ये देखो। रुचि ने ये बोलते ही आप में फोन में एक वीडियो चला दिया। ये वही वीडियो था जब राधिका गुस्से में दादी को सुना रही थी। हुआ यूं था, जब राधिका ने बोलना शुरू किया तो रुचि ने उसका वीडियो बना दिया। वही वीडियो अभी ये सब देख रहे थे। आर्यन के हाथ में फोन था और वो खुद सदमे में कभी राधिका को देखता तो कभी वीडियो को। उसकी भोली भली शांत मंगेतर इतनी खूंखार शेरनी में कब बदल गई उसे भी नहीं पता था। इतना प्रोटेक्टिव तो वो उसके लिए बजी नहीं है जितनी वो अनाया के लिए हो रही है। आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेसियों के जैसे ही बाकी अब के थे, वो अब भी आदमे में थे कि ये राधिका है। रुद्र बोला, यारा ये भाभी में उस जंगली बिल्ली की आत्मा कब आ गई? उसकी ये बात राधिका के कानों में पड़ गई। वो आई घूरती है तो रुद्र सकप का जाता है और बोला, सॉरी भाभी। अचानक ही राधिका जो इतने वक्त से चुप थी वो गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता बुआ जी की प्रॉब्लम क्या है? अरे जब हमें प्रॉब्लम नहीं है तो वो क्यों हाथ धोकर मम्मा और अनाया के पीछे पड़ी है? ना खुद शांति से जीती है ना हमें जीने देती है। आ जाएगी मनहूसियत फैलाने के लिए। उसकी बातें सुन आर्यन बोला, राधू ये कैसे बात कर रही हो? तुम तो कभी ऐसे बात नहीं करती थी। राधिका बोली, आप तो चुप ही रहे आर्यन, अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आर्यन एक कदम डर कर पीछे हो जाता है। अब होने वाली बीवी है, डरना लाजमी है। वही रुद्र उसे और पीछे खींच धीरे से बोला, भाई आज भाभी ज्वालामुखी बनी हुई है, अच्छा होगा आप उसमें ना आए वरना आप भी इसके चपेट में आके बंजार जमीन में तब्दील हो जाओगे। उसकी बात सुन आर्यन उसे घूरने लगता है तो रुद्र बोला,
यार आजकल सब मुझे घूर के क्यों देख रहे हैं, ये उस जंगली बिल्ली जब से मेरी लाइफ में आई सब उलट पलट हो गया। और फिर मुंह बनाकर रुचि के बगल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैजादा मेंशन के अंदर राधिका एक सन्नाटा छोड़कर गई थी अपने पीछे, सब हैरान थे, वही दादी तो अभी भी दरवाजे को ही देख रही थी। तभी रागिनी जी बोली, माँ वो। अभी वो कुछ बोलती उससे पहले दादी ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप करवा दिया। रागिनी जी को लगा कि वो उनसे नाराज हो गई है, इसलिए वो होनी नजरें झुकाकर चुपचाप पीछे हो जाती है। दादी वापस मंदिर में चली जाती है। वही रागिनी जी उदास होकर किचन में चली जाती है। विक्रम जी बाहर जाने को हुए कि तभी दादाजी उन्हें रोकते हुए बोले, कहाँ चला तू, बैठ यहीं। विक्रम जी बोले, पर पापा मैं राधिका। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे ठीक किया, उसने आज तक जो कोई नहीं कर पाया वो उसने कर दिया। वैसे ये कदम तुझे उठाना चाहिए था, पर खैर कोई बात नहीं, राधिका ने आज सच्चाई का आईना दिखा दिया, बस अब तो सब ठीक हो, उसके बाद घर में खुशियां ही खुशियां होगी। विक्रम जी कुछ नहीं बोलते और उनके बगल में जाके बैठ जाते हैं। तभी दादी वापस आई और बोली, अरे विक्रम सुनो जरा, अनाया को फिन करो। दादी की बात सुन सब हैरानी से एक साथ बोले, क्यों? टू बी कंटिन्यू। अब आगे। दादी सबको अपनी तरफ घूरते देखकर बोली, अरे देख क्या राहु हो, जल्दी से हो करो ना। दादी की बात सुनकर केशव जी बोली, पर माँ अनाया को फोन क्यों करना है, देखिए माँ। अभी वो कुछ बोलते कि दादी ने उन्हें हाथ दिखाकर चुप करा दिया और बोली, आप लोग फोन कर रहे हैं या नहीं? उनकी बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता और इधर उधर देखने लगते हैं, तो दादी समझ जाती है कि अब इनमें से कोई अनाया को फोन नहीं करने वाला, तो वो अपने घर की एक सर्वेंट को आवाज देती है, शांति। उनकी आवाज से शांति जल्दी से दौड़ते हुए आई और बोली, जी मैडम आपने बुलाया। दादी उसे देख बोली, शांति मेरा फोन ले आओ, पूजा घर में रखा है। शांति हमें सिर हिलाती है और जल्दी से पूजा घर जाके दादी का फोन ले आती है। दादी ने उसके हाथ से फोन लेती है और अनाया का नंबर मांगते हुए बोली, सुनिए अनाया का नंबर दीजिए। दादाजी मुंह चढ़ाकर बोले, मेरे पास नहीं है। दादू की बात सुन दादी उन्हें एक नजर घूरती है, पर उनके घूरने से दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दादी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो तो धीरे धीरे चलते ही ये दादू के पास जाने लगी। दादू को ऐसा लग रहा था कोई शेरनी उनकी ओर चलकर आ रही है। उनके हर कदम के साथ दादू की धड़कन बढ़ रही थी। वो कभी दादी के पैरों को देखते तो कभी उनके चेहरे को, जिस पर अभी कोई भाव नहीं थे। दादू को समझ आ गया कि ये शेरनी अभी उस पर दहाड़ते हुए कुड़ पड़ेगी उनका शिकार करने के लिए। केशव जी ने विक्रम जी की ओर इशारा किया, गले पर हाथ रख, तो उनको हंसी आ गई, पर दोनों चुप रहे। वही दादी दादू के पास आ गई और उनकी ओर झुक गई। उन्हें ऐसे झुकता दुख उनके सोनों बेटों का मुंह खुल गया। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही दादू पीछे की ओर झुकते हुए हड़बड़ाहट में बोले, अरे ये क्या कर रही है आप, कुछ तो शर्म कीजिए। श्रीमती जी अपनी उम्र का क्या सोचेगी, सबकी आप इतनी बेशर्म है कि अपने बच्चों के सामने ही शुरू। अभी दादू अपनी बात पूरी करते कि दादी उन्हें घूरते हुए उनके ऊपर के पॉकेट से फोन निकाल लेती है। निकाल क्या लेती है, लगभग खींच ही लेती है और दद्दू को घूर कर बोली, मैं आपकी तरह ठरकी नहीं हूं कि कहीं भी शुरू हो जाओ। ये बोल वो सीधी खड़ी हो जाती है और फोन अनलॉक कर उसमें से अनाया का नंबर ढूंढने लगी और उन्हें वो मिल भी गया। दादाजी ने उसका नंबर जिद्दी बच्चे के नाम से सेव किया था। दादी ने उन्हें घूरते हुए कहा, आपने तो कहा था कि आपके पास अनाया का नंबर नहीं है। दादाजी पहले इधर उधर देखते कि जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई, फिर अचानक से बोले, हाँ तो कहा है अनाया का नंबर नहीं है, दिखाओ कहाँ है। दादी उन्हें एक साइड लूप देती है और उनकी ओर फोन कर उन्हें अनाया का नंबर दिखाती है और बोली, तो ये क्या है? दादू ने पहले नंबर देखा, फिर नाम को, फिर बोले, अरे ये अनाया का नहीं है, ये तो रुद्र का नंबर है। दादी बोली, अच्छा अभी पता चल जाएगा। ये बोल उन्होंने उस नंबर पर फोन लगा दिया। दादू ने ये देख अपनी आंखें भींच ली। दादी ने फोन स्पीकर पर रख दिया। रिंग अभी हुई जा रही थी। दादू प्रे कर रहे थे कि प्लीज अनाया फोन ना उठाए, पर तभी फोन उठ जाता है। फोन उठ चुका था, दोनों तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी सामने से किसी औरत की आवाज आई, हेलो। दादी ने पहले फोन को देखा और फिर दादू को। दादू खुद आंखें फाड़े फोन को देख रहे थे। दादी के देखने पर वो घबरा करना में सिर हिलाते हैं, जैसे कह रहे हो कि मैं नहीं जानता कि कौन है। उनके दोनों बेटे साइड कैरेक्टर बन इस शो को एंजॉय कर रहे थे। वही फोन से फिर से आवाज आई, जी मैं अभी अनु बिटिया को बुलाती हूँ। वो फोन यही टेबल पर छोड़ गई। इतना बोल उन्होंने अन्य को आवाज दे दी, जो वही हॉल में अपने दोस्तों के साथ सोफे पर बैठी हुई थी। अनु बच्चा आपका फोन है। अनाया बोलू, आइए दादी। ये बोल वो जल्दी से दादी के पास पहुंचकर बोली, किसका फोन है स्वीट हार्ट? ये फोन मयंक की दादी ने उठाया था। वो बोली तुम्हारे दादू का। तो अनाया ओ कह के फोन ले लेती है और हेलो दादू बोलते हुए वापस अपने दोस्तों के पास आके बैठ जाती है।
अनाया की आवाज सुनकर दादू ने राहत की सांस ली तो दादी बोली, अनाया कहाँ हो? दादू के नंबर पर अनाया ने जब दादी की आवाज सुनी तो वो थोड़ी हैरान हो गई। वो बोली, दादी। दादी बोली, हाँ मैं, पहले ये बताओ कहाँ हो तुम? अनाया बोली, मयंक के घर पर। क्यों, क्या हुआ? टू बी कंटिन्यू। अब आगे। अनाया बोली, हेलो। दादी ने अनाया की आवाज सुन कहा, हेलो मैं बोल रही हूँ। अनाया ने पहले नंबर चेक किया और फिर फोन वापस कान के पास ले जाते हुए बोली, दादी आप? दादी ने कहा, हाँ मैं, कहाँ हो तुम? अनाया बोली, मयंक के घर पर हूँ। और कहाँ होगी? दादी बोली, जल्दी से जल्दी घर आओ। अनाया बोली, क्या? दादी ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, घर आओ जितनी जल्दी हो सके। अनाया बोली, हाँ मुझे पता चला, वो मुझे सुनाई दिया, पर मेरा मतलब है क्यों घर आओ मैं? दादी उसकी बात सुन चिढ़ते हुए बोली, क्यों घर आओ से क्या मतलब? तुम्हारा अपना घर है, अब घर आने के लिए भी वजह चाहिए क्या? अनाया बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है। दादी उसकी बात सुन कहती है, तो घर आओ अभी। अनाया भी वैसे ही बोली, मुझे तो पता चला कि आपकी वो बेटी आ रही है, क्या नाम था उनका? मम्मा सुजाता, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। तो आप मुझे क्यों बुला रही है? दादी बोली, वो तुमसे ही मिलने आ रही है और तुम नहीं रहोगी, यो कैसा लगेगा? अनाया बोली, वो मिलने आ रही है या ताने देने? दादी यही बात दूसरी बार सुन बोली, तुम लोगों को हो क्या गया है? मैंने कहा ना कि सुजाता सिर्फ मिलने आ रही है। अनाया बोली, अरे पर मैंने तो अभी कहा। दादी बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम आ रही हो बस, बाकी मैं संभाल लूंगी। वो तुम्हें क्या, घर में किसी को कुछ नहीं कहेगी, बस तुम जल्दी से आओ। दादी को भड़कते देख अनाया बोली, ठीक है, अगर आप इस बात की गारंटी लेती है तो मैं भी गारंटी लेती हूँ कि मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं करूंगी। दादी बोली, क्या मतलब तुम्हारा? अनाया बोली, जो आप समझ रही है दादी, और कौन सा मतलब होगा? ये बोलकर उसने फोन काट दिया तो दादी फोन को घूरने लगती है। दादाजी उन्हें ऐसे देख बोले, क्या हुआ अब तुम्हें? दादी चिढ़ती हुई बोली, ये सब ना आपने छोटे बेटे की नस्ल है, सब एक जैसे। मैंने सोचा था राधिका रागिनी और रिदा की तरह नहीं है, पर नहीं, वो भी इसकी तरह निकली। विक्रम ने मुंह बनाकर कहा, ये हर बात मैं कैसे बीच में आ जाता हूँ? दादी उन्हें घूरते हुए चली जाती है तो विक्रम जी लाचारी से अपने पापा और भाई को देखने लगते हैं, जिस पर दोनों उन्हें चिढ़ाते हुए हंसने लगते। वहीं दूसरी तरफ अनाया ने दादी का फोन काटकर राधिका को मिला दिया, जो अब शांत होकर सबके साथ बैठी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। उसने अपना फोन देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, अनाया का फोन। रुचि उसके चेहरे की खुशी देखकर बोली, इतनी खुश तो कभी मेरे फोन आने पर भी नहीं होती। तो राधिका उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा देती है। वही फोन फिर से बजता है तो राधिका झट से फोन उठती है तो रेयांश उसे फोन स्पीकर पर रखने को कहता है। राधिका वैसा ही करती है। उसने अभी फोन स्पीकर पर रखा है था कि अनाया की आवाज सुनाई दी, क्या हो रहा है वहां पर? राधिका बोली, ना हाय ना हेलो, सीधे सवाल, क्या हो गया? अनाया बोली, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या हो गया? दादी इतनी भड़की हुई क्यों है? राधिका बोली, क्या दादी भड़की हुई है? नहीं तो। उसने साफ साफ झूठ बोलते हुए कहा। उसकी बात पर लावण्या पटाख से बोली, हो भाभी आप झूठ बोल रही हो। लावण्या की बात पर राधिका अपनी आंखें भींच लेती है और लावण्या अपनी जीभ हल्के से काट लेती है। दोनों ही क्यूट लग रही थी। वही अनाया को तो पहले से ही पता था कि राधिका झूठ बोल रही है, इसलिए वो बोली, क्या हुआ है वहां पर, सच बोलो जल्दी। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले रुद्र बीच में कूदते हुए बोला, तुम मेरी भाभी को डरा नहीं सकती, ठीक है? अनाया उसकी आवाज सुन चिढ़ जाती है और बोली, अरे इस बागर बिल्ले को कोई चुप कराओ, जब देखो बीच में कुड़ जाता है। खुद के लिए बागर बिल्ला सुन रुद्र गुस्से से बोला, तुम मेरे कितने नामकरण करती रहती हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बागर बिल्ला कहने की? खुद जंगली बिल्ली है। अनाया उसके साथ आज झगड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए उसे इग्नोर कर राधिका से बोली, तुम बोलो यार, इसका चलता रहेगा। सबको हंसी आ गई उसकी बात सुनकर। वही रुद्र अपना मुंह फुला लेता है। राधिका ने डरते डरते सब अनाया को बता दिया। वही तब तक रुचि ने वो वीडियो अनाया को शेयर कर दी। राधिका की बात खत्म होते ही अरहान बोला, अनु अभी यहाँ के हालत कुछ ठीक नहीं है। वहां से अनाया बोली, अरे भाई आप टेंशन मत लो, जैसे ही मैं आऊंगी ना माहौल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, देख लेना। 26%। उसकी बात सुन राधिका झट से बोली, अनु तुम यहाँ नहीं आओगी, तुम्हें पता है ना बुआ? अनाया बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, आप सबकी प्यारी बुआ स्पेशली मुझे मिलने आ रही है। अब दादी इतनी रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं आऊं और उनकी प्यारी बेटी से मिलूं, तो क्यों ना मिल लिया जाए? रेयांश बोला, पर अनु वो बहुत।
अनाया फिर से बीच में बोली, हाँ हाँ पता है, वो बहुत गुस्सैल है, जबान उनकी 1.5 फुट लंबी है, कभी भी लटक जाती है और मुंह पर कभी ताला नहीं लगाता, पर मैं ताला चाबी लेकर आऊंगी जिससे उनका मुंह कम से कम मेरे सामने तो कभी नहीं खुलेगा। भाई आपकी बुआ ना मुझे अभी तक जानती नहीं है, अगर आज उन्हें ताने दे देकर उनके कान से खून नहीं निकाला ना तो मेरा नाम भी अनाया रायजादा नहीं। ये बोल वो फोन काट देती है। वही बाकी सब अभी भी फोन को एक तक आंखें फाड़कर देख रहे थे। रुद्र फोन को दे लेते हुए बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि महाभारत छिड़ने वाली है आज? रायजादा मेंशन में ये इतनी स्केरी साउंड क्यों कर रही थी? अरहान बोला, अब लगेगी वोट। माहिरा उसकी बात सुन बोली, और नहीं तो क्या बुआ की जबान तो अब हमेशा के लिए सिल जाएगी। मिहिर हंसने लगता है। बाकी सबको कुछ समझ नहीं आता। वही राधिका अभी भी टेंशन में थी। तभी अरहान उसके कंधे पर हाथ रख बोला, तुम टेंशन मत लो राधू, अनु के सामने किसी की भी जबान नहीं खुलती, अब ये रुद्र को ही देख लो और रुचि को। उसकी बात सुन दोनों एक साथ बोले, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन सब अच्छा अच्छा कहते हुए हंस पड़े। रुद्र बोला, आप उसकी साइड मत लो, वो तो जब देखो तब काटने को और अपने पंजे मारने को उतारू होती है, जंगली बिल्ली कहीं की। मुझे दी। रुद्र ओबरॉय को बागर बिल्ला कह रही थी, आने दो उसे, मैं बताता हूँ कौन क्या है। तभी रुचि बोली, उसे देख तो तेरे चेहरे पर 12 बज जाते हैं। उसकी बात सुन सब एक बार फिर हंसने लगे। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.